डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें वो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स जो हैं ऑब्जेक्ट्स किसी भी चीज के सेट में मेंबर्स और एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब मेंबर्स जो है उसमें हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब कि वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, ये मुख्तलिफ होंगे, सारे ही मुख्तलिफ होंगे। अगर एक जगह पे मेंबर का नाम सिद्रा आ गया है, दूसरी जगह पे मेंबर का नाम सदफ आ जाएगा, तीसरी जगह पे मेंबर का नाम जो है वो राबे आ जाएगा, ठीक है। यानी मुख्तलिफ होने चाहिए सेट के अंदर नाम। डिस्टिंक्ट इसलिए कहलाता है। और वेल डिफाइंड क्यों कहता है, कि जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो, जैसे सिद्रा, आपको फौरन एक नाम जो है लेते ही आपको पता चल जाएगा ये किसी इंसान का नाम है, ठीक है। और फौरन मतलब एक अच्छी तरीके से आप इसको खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या है। मैथमेटिकल सेट है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का नॉर्मली रेफर टू एज एलिमेंट्स और मेंबर, जो कि अमूमन हम एलिमेंट्स या मेंबर्स को इसकी तरफ रेफर किया जाता है, उसको सेट कहलाता है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ए जो है वो 264, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, तो उसमें क्या है 2468, ये क्या है, इसके मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स कहलाएंगे सेट के। और जबकि ए जो है ये क्या है, सेट है हमारे पास। और करली ब्रैकेट्स जो है इसको हम सेट ब्रैकेट्स कहते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ठीक है, इनको हम सेट ब्रैकेट्स कहते हैं। और इनकी नोटेशन जो है हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में वो कह रहे शो कर दिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर प्रीवियस एग्जांपल्स ये है, यानी ए और बी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है शूज, सॉक्स, वॉचेस, शर्ट्स, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं, शूज, सॉक्स, वॉचेस, शर्ट्स। और ये करली ब्रैकेट्स हैं, ये सेट ब्रैकेट्स हैं। और इसी तरह इंडेक्स, मिडल, रिंग, पिंकी, ये भी आपके पास एक सेट है। ये इनफाइनाइट सेट है, यानी ये जिसके बाद 3 डॉट लग जाए, यानी इसका मतलब होता है चलते ही जाते हैं कि कोई हद नहीं है खत्म होने की। और ये देखिए ये खत्म हो गया, तो ये फाइनाइट सेट, यानी इनकी एक हद बता दी है कि इसमें ये सिर्फ 4 चीजें हैं, इसमें 4 से आगे भी होंगी। ये 3 डॉट्स जो है उसने दिए हुए हैं, इसका मतलब है ऑनवर्ड, ठीक है। सो इनफाइनाइट सेट कहलाता है ये, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये आपका ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि आपको ये बता दिया उसने कि ये जेड तक है, ए से शुरू हो रही है ये सेट ए से शुरू हो रहा है, जेड पे जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। इसमें टोटल क्योंकि 26 लेटर्स हैं जो गिने जा सकते हैं, ठीक है, तो वो फाइनाइट, ना गिने जा सके तो वो इनफाइनाइट कहलाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए रिटन एज एन ऑफ ए, हम उसको एन ऑफ ए से लिखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो जितने भी हैं वो अब ए के अंदर पाए जाते हैं, यानी ए अपने अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रखता है। जैसे ए सेट है आपके पास, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेल्स 1, परचेजिंग 2, इन्वेंट्री 3 और पेरोल 4। जी 4 चीजें हैं, तो नंबर ऑफ हमारे पास डी जो है वो क्या आ जाएंगे, 4, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास वेन डायग्राम। इसमें एग्जांपल है ए अगर 1 3 5 7 9 है, तो ये आपके पास 1 3 5 7 9 है, इसको वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा वेन डायग्राम को जब भी रिप्रेजेंट करना हो, ये एक रेक्टेंगल की शेप में हम इसको करते हैं। जो व्हाइट एरिया है वो आपका एक रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, उसमें हम कोई भी सर्कल पे हम अपने डायग्राम जो है वो शो करते हैं। व्हाइट एरिया जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब एक ही सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9, तो वो एक सेट ए जो है वो ये 1 3 5 7 9 आ गया, इसलिए इसको उसने शेडेड एरिया कर दिया है। आगे सबसेट, सबसेट जो है वो क्या होता है, कोई भी सेट ए जो है उसको उसके एलिमेंट्स अपने अंदर रखता है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में ए एच आई जे के और इसमें एक्स आई जे एल, तो आई जे एल जो है सबसेट है क्या, ए का, क्योंकि ए और एक्स 2 सेट है ना, इसमें आई जे और जे एल, ये यहाँ पे एल होना था, ये इस मिस्टेक यहाँ एल हो गए, फिर ये ब्रैकेट होनी थी, ठीक है। तो आई जे एल जो है वो 3, ये एक्स में भी है, आई जे एल जो है वो ए में भी है, तो इसलिए
ये एक्स आई जे एल जो है वो क्या है, सबसेट कहलाएंगे ए के। इस तरीके एच एल भी इसमें है, तो ये भी सबसेट कहलाएगा। आई बी जे ये सबसेट होगा ए का। ठीक है, ऐसे ये दो सेट्स के दरमियान दो सेट्स को देखा जाए फिर हम सबसेट पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स हैं सेट्स की। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये मैंने पहले भी बता दिया है, जिनकी एक लिमिट दी गई हो, यानी जो काउंटेबल हो, जो चीजें हम काउंट कर सके सेट के अंदर मेंबर्स या एलिमेंट्स को, वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। जिनको ना काउंट कर सकें, आगे दिए गए हो ज्यादा मतलब बता दिया गया हो, उनकी कोई लिमिट ना दी गई हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी या नल सेट, जिन जो कि खाली होते हैं, जिनके अंदर कोई मेंबर नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं एक सेट है स्टूडेंट्स का जिसमें उस बच्चों की 4 टांगे, अब 4 टांगे एक किसी बच्चे की ना हो, ना सेट बने, तो वो खाली सेट कहलाएगा। ठीक है, और करली ब्रैकेट्स में भी हम उसको जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डॉग्स विथ 2 हेड्स, कुत्ता 2 सर के साथ, ये भी खाली सेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंगलटन सेट जिसमें जस्ट एक एलिमेंट आ जाए। ठीक है, एक एलिमेंट आए, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो प्रेसिडेंट सदर एक ही होता है। किसी भी मुल्क का सदर जो है वो 2 सदर तो नहीं ना होते, एक ही सदर हर मुल्क का होता है। जैसे हमारे भी एक ही है बेचारे सदर आरिफ अलवी, जिनके मुंह में ना जुबान है ना कुछ है, इतने खामोश हैं कि उनको ऐसे लगता है जैसे उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत जा किस साइड पे रही है। उसके बाद है आपके पास सेट इक्वलिटी, इक्वल सेट्स। दो सेट्स जो है वो इक्वल तब होंगे जब उनके आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे डेज ऑफ वीक कितने होते हैं, 7, वो उसने दे दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे इक्वल, और दूसरा टाइप में बता रही है संडे मंडे अलग डेज बता दिए, तो ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल इक्वल सेट्स हो गए। ये 2 4 6 8, और इसमें कह दिया 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, और ये भी 2 के मल्टीपल्स ही हैं और पॉजिटिव भी नहीं है, और ये क्या है 4 भी है, तो ये दोनों एक सेट इसके इक्वल हो गए। ठीक है, ये 1 इसके इक्वल 2, और 1 + 1 = 2, ये 2 के इक्वल हो गया, तो 2 + 1 = इसके 3 के हो गया। तो ये सी और डी दोनों सेट्स इक्वल है, ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट ये होता है कि जो दोनों एलिमेंट्स भी उनके बराबर हो, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है कि सेम नंबर्स ऑफ मेंबर्स जो हैं सेट्स के इक्विवेलेंट हो। यानी अगर एक सेट में ए बी सी है तो दूसरे में कोई भी और नंबर हो, लेकिन यहाँ पे 3 है एलिमेंट्स, ए बी सी 3 मेंबर्स हैं, तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए, 1 2 और 3, ये भी 3 एलिमेंट्स हैं, वो भी 3 थे, तो ये इक्विवेलेंट सेट हमारी जगह है। ठीक है, आई में कह रहे हैं मंथ्स इन ईयर, महीने सालों में महीने। ठीक है, तो 12 होते हैं। दूसरे भी उसने कह दिया 12 मल्टीपल्स ऑफ 2 भी 12। ठीक है, 12 मल्टीपल्स 2 के बता दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये एक ब्लड सेट कहता है हमें। इनमें से ही आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, ये कंसेप्ट्स आपके जस्ट क्लियर हो तो आपको क्विज जो है अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैप हो। ठीक है, यानी कि वो सेट्स जो कुछ मेंबर्स उनमें कॉमन हो, यानी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सेट्स एक दूसरे के साथ, तो वो क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। जैसे रेड प्लेइंग कार्ड्स और फेस कार्ड्स, इसमें आर जो है एफ के साथ अपने मेंबर्स शेयर कर रहा है, रेड फेस कार्ड्स। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स जो है उनमें कोई मेंबर जो है वो कॉमन नहीं होते, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते। जैसे बी में वॉवल्स, वॉवल्स ए आई ओ यू होते हैं, और उसके बाद वो कहता है लेटर वो बताएं जो आई से स्टार्ट होते हैं, आई से अल्फाबेटिकली लेटर, सॉरी 1 से, तो उनमें कोई वॉवल नहीं आता, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स आ गए। सही है। उसके बाद आपके पास है दूसरी एग्जांपल, स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास और स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। तो
10th क्लास के स्टूडेंट्स और होंगे, उनकी एज, हर चीज, माइंड लेवल, हर चीज और होगी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की और होगी, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट, जिसमें जो अपने अंदर एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स हैं वो जस्ट एक ही रखे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। उसके बाद है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस जो है क्या है सेट्स पे, इंटरसेक्शन पहले देखेंगे। इंटरसेक्शन दो सेट्स के दरमियान कैसे लेते हैं कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, और सिंबल जो है इंटरसेक्शन का हम ये यूज करते हैं। ठीक है, उल्टा है कह सकते हैं इसको। अब एग्जांपल पे आते हैं कि एक ये सेट है, ठीक है, दूसरा सेट जो है वो ये है। दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे उनमें कॉमन एलिमेंट्स जो है वो उनका आंसर कहलाएगा। अब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 है, इधर इधर 3 4 है, लेकिन दोनों नहीं कॉमन ना, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, 5 भी इसको कह सकते हैं, या एम्प्टी सेट भी इसको। ये एम्प्टी सेट का निशान होता है दोनों ऐसे, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, अंदर कोई एलिमेंट ना हो अकेला वो भी लिख सकते हैं, ये ऐसे 5 भी लिख सकते हैं। आगे है दूसरी एग्जांपल 1 2 3, इधर है 3 4 5, अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन में क्या कॉमन एलिमेंट है 3, इस सेट में भी है, इस सेट में भी 3 है, तो इसलिए हमारा इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ जाएगा 3। इसमें ए बी दोनों ही सेट सेम है, कॉमन है, तो ए बी इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये एग्जांपल है वेन डायग्राम पे। ए सेट है 2 3 5 7 11, बी है 2 5 8, ठीक है, और सी है 5 9 11। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें, और कहता है इसको वेन डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे वेन डायग्राम पे हम इसको यूज करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 सेट्स हैं, तो हम इसको एसोसिएटिव पे प्रॉपर्टी पे सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, ऐसे भी लिख सकते। उसके बाद फिर जो आंसर होगा बी इंटरसेक्शन सी का, उसको ए के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, पहले ए की वैल्यू वो लिख ली है, उसके बाद बी की, फिर सी की वैल्यू लिख ली है। लिखने के बाद पहले बी और सी को सॉल्व किया है, 5 9 11 आ गया है। कैसे आया 5 9 11, ठीक है, सॉरी ये इन्होंने पहले इन्होंने इसको किया 2 और 5 ए और बी को लिया, लेकिन रूल ये नहीं है, पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करना है। आपने इसको नहीं देखना, आपने जस्ट पहले इनमें से कॉमन लेनी। 2 5 8 और 5 9 11, इनमें से कौन सी चीज कॉमन है, 5, ठीक हो गया, और उसके बाद इसका आंसर 5 आ गया। उसको हमने देखना है इसके साथ कौन सी चीज कॉमन है, इधर भी 5 है, इधर भी हमारा 5 कॉमन आया था, तो ये आंसर 5 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से स्टेप उन्होंने गलत कर दिया है। आपने क्या करना है, पहले इसका इंटरसेक्शन लेना है, वो 5 आ गया, उसके बाद उस 5 को आपने इसके साथ मैच करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, इधर भी 5 है, दूसरे सेट पे भी 5 था, तो उसका इंटरसेक्शन 5 होगा। इसी तरीके से फिर उन्होंने वही चीज, अब पहले बी इंटरसेक्शन सी अंदर था, अब ए इंटरसेक्शन बी अंदर आ गया, अब सी अलग हो गया, तो दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ गया। तो क्या करेंगे, जो यहाँ ये शेडिड एरिया होगा वो हमारा 5 आएगा। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं ए की, बी की, सी की, वो तमाम की तमाम अपने उन्हीं सर्कल्स में जाएंगी। ठीक है, और जो शेडिड एरिया है उसमें हम 5 कर लेंगे। देखिए ए में क्या था 2 3 5 7 11, ए में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 कॉमन एलिमेंट और 7 आ गया। ये 11 भी उसने नीचे लिखा, वो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसने 11 इधर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा सी के अंदर भी 11 आ रहा है, तो इसलिए उसने ए और सी के दरमियान 11 लिखा है। और बी की वैल्यू 2 5 8 थी, 2 इधर इसलिए ए और बी के अंदर कॉमन आ रही है क्योंकि 2 ए में भी था, बी में भी है, इसलिए ये देखिए सर्कल उसने इधर बी का रख दिया, ए का, के दोनों में 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए और 8 भी आ जाए। इस तरीके सी का 5 9 11, वो भी 5 कॉमन एलिमेंट, 9 अलग, क्योंकि 9 ए बी के अंदर नहीं था, इसलिए उसने बी की लाइन से बाहर रखा है सी के एरिया में। और 11 बी के अंदर नहीं था, 11 ए में था, 11 ए और सी के दरमियान रह गया। ठीक है, ये शेडिंग एरिया जो है वो आपका वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसे यूनियन में हमने जितने भी एलिमेंट्स ए के होते हैं वो भी, और जितने भी एलिमेंट्स बी के होते हैं सारे के सारे लिखने होते हैं, सिवाय उनके जो रिपीट हो रहे हैं।
यानी अगर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 2 बार 1 होगा तो उसको हम एक बार एक लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनियन आ जाएगा, तमाम के तमाम एलिमेंट्स हम उस सेट में सीक्वेंस वाइज लिखते हैं और हर एलिमेंट को एक टाइम लिखते हैं। ऐसे ही इनका यूनियन भी फाइंड कर लिया सबका। फाइंड करने के बाद जो यूनियन में तो जाहिर बात है सारे एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 5 7 8 9 11, 2 3 5 7 8 9 11, तो सारा एरिया शेडेड एरिया कहलाएगा, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम है। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस क्या है इसका, दो सेट्स का, a माइनस बी, यानी कि जो एलिमेंट्स a में हो b में ना हो, ठीक है। a में कौन से हैं, 1 3 5 है। अब 1 3 a b में भी है तो 1 3 हम नहीं लेंगे, b में 5 है, ठीक है। a में 5 है, b में 5 नहीं है, तो इसलिए हमारा डिफरेंस क्या है वो ये 5 आ गया, ठीक हो गया। इस तरीके से 1 2 3 इधर 1 3 5 है, 2 इधर है इधर नहीं है, तो ये हमारा डिफरेंस जो है वो 2 आ जाएगा इसमें। उसके बाद है कम्प्लीमेंट। टाइम भी आपका कम रहता है, थोड़ा सा मैं ये कवर करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके कमेंट्स में आती हूँ। कम्प्लीमेंट जो है वो सेट का किसी का क्या कहलाएगा, ए, उसको डिनोट हम ए सी से करेंगे, ठीक है। और कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू, यहाँ लिखा ही नहीं जा रहा है, ये लिखा हुआ है बल्कि, यू माइनस ए। कम्प्लीमेंट किसी भी चीज का कैसे फाइंड करेंगे, यू माइनस ए। यू की वैल्यू हमें 1 से 10 दी हुई है वो लिख ली है, ए की 1 से 4, दोनों को माइनस किया यानी उनका डिफरेंस लिया, जो ए इधर होंगे और इधर नहीं होंगे वो लिखने हैं, यानी जो इधर हैं वो नहीं लिखने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे भी है इधर भी है, सेम एलिमेंट हमने नहीं लेने। उनके अलावा जो एलिमेंट्स इस पहले वाले सेट में होंगे वो सिर्फ हमने ले लिए। अब पहले वाले सेट में 1 2 3 4 के अलावा कौन से है, 5 से 10 तक, तो वो 5 से 10 तक हमारे कम्प्लीमेंट आ, ठीक है, डिफरेंस आ। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की और यूनियन की, ये आपने जस्ट याद करनी है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है। अगर ए इंटरसेक्शन बी, ये लेयर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सबसेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दी गई, आपने खुद देखनी है। नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ है, उसका क्या है, यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। और दूसरा क्या होगा कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, यानी अगर यूनियन में आ जाएगी बात तो फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन लग जाएगा, और यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन में बात आएगी तो यहाँ पे आके यूनियन फाइंड करेंगे उसका। ये डी मॉर्गन लॉ का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। चलें, डी मॉर्गन लॉ का ये टॉपिक यहाँ पे लास्ट सेट्स का खत्म हो रहा है, उसके बाद रियल नंबर का शुरू होगा। ये पढ़ा के डी मॉर्गन लॉ की एग्जांपल फिर मैं आपके कमेंट्स की तरफ आऊंगी, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट था, ठीक है। देखिए ये देखिए, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज को वो सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी सबसे पहले ये अंदर वाला ये एरिया फाइंड करेंगे, वो ये इसने यहाँ पे ये फाइंड कर दे, ए यूनियन बी। फिर हम क्या करेंगे, उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। कंप्लीमेंट फाइंड करते हुए क्या करेंगे हम, कंप्लीमेंट के लिए यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब डिफरेंस भी आपको माइनस भी निकालना मैंने सिखाया है। अब उसके बाद इक्वल टू के में ए कम्प्लीमेंट है वो फाइंड करेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट है वो फाइंड करेंगे। यहाँ ए के ऊपर सी नहीं लिखा हुआ, वो सी आपने इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्या, ये ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, यहाँ ए के ऊपर सी भी आएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, दूसरी साइड जो थी वो भी एम्प्टी आई, यहाँ ऊपर इधर भी सी आएगा और इधर भी बी के ऊपर भी सी आएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हैं, तो दोनों साइड जो है वो एम्प्टी है। ये भी, इसकी भी वैल्यू एम्प्टी आई है पहली साइड की, इसकी भी एम्प्टी आई है, खाली सेट है, तो दोनों इक्वल हो गई। तो हमारा पहला जो है वो स्टेटमेंट पहले डी मॉर्गन लॉ की प्रूव हो गई। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, यू, ठीक है। और यू जो है वो क्या था, 1 से 100, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू हमारी आनी चाहिए दूसरे सेट की। फिर ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया, ठीक है, वो आ गया। बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया,
उसका आंसर आ गया। फिर ए यूनियन बी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यहाँ भी सी होना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, दोनों का कम्प्लीमेंट लेंगे। ये भी 1 से 100 आ गया जो कि यू की वैल्यू थी, तो दोनों वैल्यूज जो है वो क्या है, दोनों इक्वेशन इक्वल आ गई है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ डी मॉर्गन लॉ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। किसी को किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर लें जल्दी से। कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है सर हर पॉइंट? चले आगे बढ़ा दूं या फिर कल पे छोड़े? जी, क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। अगर आप कहते हैं तो ये थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं किधर में, बल्कि ये 24 पेजेस से लेके यहाँ से 3 4 5 12 स्लाइड्स रह गई हैं आपकी। अगर आप कहते हैं तो अभी कर ले, 10-15 मिनट में मैंने कवर कर दे दूँ। अगर आप कहते हैं अभी पढ़ने के लिए वीक है तो अभी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, अदरवाइज कल कर दूंगी। ठीक है जी, मैं आपको स्लाइड शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ओके, कल पढ़ा देंगे। अभी ज़रा मैंने भी करना है और